अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल रात एक अफसोसनाक खबर आई जहां पर सैयद अली गिलानी साहब वफ़ात पा गए, फिर उनको सुपुर्द खाक किया गया। इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर तमाम ही हलकों की जानिब से जो बयानात हैं वो सैयद अली गिलानी साहब के लिए आए। उनकी एक तवील स्ट्रगल मकबूजा कश्मीर में रही और वो पाकिस्तान के बहुत बड़े हामी थे। उनकी एक वीडियो भी इस वक्त काफ़ी शेयर की जा रही है, काफ़ी प्ले की जा रही है, जिसमें वो ये नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा और हम पाकिस्तानी हैं। यकीनन जो एक कॉज़ है कश्मीर का, जब हम देखते हैं कि जिस तरह से स्टेटस को तब्दील किया गया कश्मीर के और फिर एक तवील कर्फ्यू और जो सारे मामलात हैं, उसके बाद एक ऐसी कदावर एक बड़ी शख्सियत का इस दुनिया से चले जाना एक बड़ा धचका है कश्मीर कॉज़ को। लेकिन बहुत सारे सवालात इस मौजूदा हुकूमत उसकी पॉलिसी कश्मीर को लेकर भी हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर ज़रूर बात करें। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम कुछ बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से और जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं उनको जो वोटिंग का हक़ देने के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जिस पर अपोजिशन का इख्तलाफ है, लेकिन हुकूमत हर सूरत इस काम को करना चाहती है। अब सवाल ये है कि जब इसको मुकम्मल कर लिया जाता है और अगर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता और उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं, तो फिर जो आने वाले इंतखाबात हैं उन पर कितने सवाल उठेंगे और कौन उनके नताइज तस्लीम करेगा और कौन नहीं करेगा, ये एक बड़ा और अहम मसला है। मैं चाहूँगा इस पर बात करें। उसके साथ साथ प्रोग्राम में हम कुछ बात अफ़गानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है और अब नई हुकूमत के क़याम के ऐलान के बिल्कुल करीब सारे मामलात पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि हम उस मामले पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजाहिद बरेलवी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं। और जावेद राना साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात गो बयानात हैं, पाकिस्तान में परचम एक रोज़ा सोग और परचम सरनगू रखने का ऐलान है, ये अलामती चीज़ें तो हैं। क्या ये सब काफ़ी और कितना बड़ा धचका है इस वक्त जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद और एक इतनी कदावर शख्सियत का इस दुनिया से चले जाए? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि दुनिया भर की में ये देखा गया है कि जो मूवमेंट्स हैं या जो तहरीकें होती हैं वो कोई किसी एक शख्सियत की मरून मेहनत नहीं होती हैं। अब मुझे याद है हम अप्रैल 2005 में श्रीनगर गए थे, मैं और जाहिद हुसैन साहब, और उस वक्त हमारी इनसे जब मुलाकात हुई तो हमें एहसास हुआ कि कश्मीरी क़यादत को कितनी अकीदत है पाकिस्तान से, कितना लगाव है। क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हम दोनों को बारी बारी गले लगाया, हमारे माथे चूमे, एक लिहाज से हमें उन्होंने सलूट किया कि हम पाकिस्तान से आए थे। और जाहिर है वो अपने बड़े साबित कदम रहे अपने मौक़िफ़ पे। इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की उनको अपने बयानी के मुताबिक ढालने की, वो नहीं हुआ और फिर उनकी वजह से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में रखना भी पड़ा। इनको फिर अलहदा करने की भी कोशिश की गई, इसकी वजह से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो धड़े भी बने। लेकिन वैसे मजमूई सैयद अली गिलानी साहब बिलाशुबा एक टावरिंग शख्सियत थे और उनकी वजह से जो कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद है, कम से कम उनके नुक्ते नज़र से वो डायल्यूट हुए बगैर जारी रही और उसमें काफ़ी दमखम भी जो बाकी रहा वो अली गिलानी साहब की वजह से था। बिल्कुल। मैं मुजाहिद बरेलवी साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? और जिस तरह से गुल साहब ने कहा कि ये तहरीकें तो नहीं मरहून मिन्नत होती, ना इस तरह से ये रुकेंगी, लेकिन यकीनन एक बड़ा धचका तो है और बड़ी हद तक एक मुतासिर तो हुआ मामला। हमारे इम्तियाज़ गुल की तरह मुझे भी मौका मिला था, गालिबन यही 2005 के करीब एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट गया था और हम यहाँ लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर गए और फिर वहाँ यासीन मलिक और इवन फ़ारूक अब्दुल्ला वगैरह का ग्रुप और जितने भी महबूब मुफ्ती उनके वालिद और फिर गिलानी साहब के अभी हमने बैठकर मुलाकात भी की, खाना भी खाया। और यकीनन जो वैसे भी हमारे यहाँ जो आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में यह रवायत है कि जब कोई रहलत कर जाए, गुज़र जाए, तो उस पर गुफ्तगू और वो भी एक फ़ौरी तौर पर
हम कोई क्रिटिकल एंगल से गुफ्तगू नहीं करते, उसे खराज अक़ीदत ही पेश करते हैं, जैसा कि इस वक्त सारे पाकिस्तान में और सारे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि सारी दुनिया में जहाँ कश्मीर ये पेश किया जा रहा है। और जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर जो गोरी आज़ादी की तहरीक के लिए, वो बहरहाल कंट्रोवर्शियल होती हैं। इसलिए कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो हमारे यहाँ पे लश्कर और सिपाह वहाँ पर गए जो 2000 में, उनकी वजह से हमें बड़ा नुकसान पहुँचा। और वो जो एक जेन्युइन वहाँ की जो लीडरशिप थी कश्मीरी जो लड़ रही थी, और वही लड़ रही है असल में, तो हमने उसको यहाँ से कुछ हमारे जैशों ने, लश्करों और सिपाहों ने उसको हाईजैक करने की कोशिश की और नुकसान भी पहुँचा। लेकिन मैंने कहा कि जो जितने भी हुर्रियत लीडर हैं, उनमें अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा सीनियर, सबसे ज़्यादा जहांदीदा, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग टावरिंग पर्सनैलिटी गिलानी साहब की है। यकीनन यासीन मलिक को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो बरसों से जेलों में भी हैं, और भी हमारे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा। लेकिन मैंने कहा ना कि इस वक्त तो उन्हें खराज अक़ीदत ही पेश करके चाहिए, ना कि उन इशूज़ को जिसके सबब बहरहाल वो ज़िंदगी में कंट्रोवर्शियल रहे, और ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती भी हैं। जावेद राना साहब, आपकी क्या राय होगी इस मामले पर, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मेरा ख्याल है कि उनके हवाले से जो लफ्ज़ कंट्रोवर्शियल मुजाहिद साहब ने इस्तेमाल किया है, मैं इससे बिल्कुल इत्फाक नहीं करता। इलाके पाकिस्तान की इससे बड़ी टावरिंग शख्सियत, कादावर शख्सियत पूरे कश्मीर में नहीं है। जितना क्लैरिटी के साथ उनका प्रो पाकिस्तान मौक़िफ़ रहा है, किसी और लीडर का नहीं रहा, और उन्होंने एक बड़ी स्टेट लाइन ली है, और उसकी वजह से उनको जो मसाइब बर्दाश्त करना पड़े हैं, शायद ही किसी और दूसरे लीडर को करने पड़े हों। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जब ये हक कश्मीरी लोगों का है, और ये यूएन जनरल असेंबली की 1970s की रेजोल्यूशंस हैं जिसमें वो आर्म स्ट्रगल का राइट देते हैं। तो हमें ये जो माजरात अपोलोजेटिक बिहेवियर्स है ना हमारे, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि वहाँ पे लोगों ने यहाँ से लोग गए, वहाँ से गए, ये चीज़ें बिल्कुल एक मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। और ये चीज़ें अब तो वैसे ही जावेद राना साहब, वो तो अपनी अपनी राय हो सकती है, आपकी नज़र में मुनासिब नहीं है, कोई समझता है कि तरीके आज़ादी को उससे धचका पहुँच, राय तो मुख्तलिफ हो सकती है ना सर। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो रोल है वो बहुत डोमिनेंट रोल है। और अब इस सतह पे जब हम इंडिपेंडेंट कश्मीर की खुद बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंडिकेटर्स दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस लेवल पे उस लीडरशिप का जो खला आ गया है, वो शायद उस अंदाज में फिल ना किया जा सके। इट विल टेक टाइम। इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हुकूमत पाकिस्तान की आइंदा पॉलिसी कश्मीर पे क्या है, और उसी तरह ये स्लिपरी मोड में रहेंगे। कभी इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर दी, कभी इलाके पाकिस्तान की बात कर दी, कभी बात कर दी कि नहीं हम पाकिस्तानी साइड पे रेफरेंडम करवाएंगे। तो जहाँ इतनी क्लैरिटी का क्राइसिस हो नहीं, तो एक नेगेटिव सिग्नल्स भेजें, तो एक वैक्यूम लीडरशिप का तो सर्टेनली आएगा। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, उसके तनाज़र में ये तहरीके आज़ादी को एक बहुत बड़ा दचका है। इम्तियाज़ साहब ने सही बात फरमाई कि किसी ये जो तहरीकें हैं शख्सियात के साथ वाबस्तगी नहीं होती, बट एट द सेम टाइम अगर उस तहरीक के उस नज़रियात के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाएं, जिस तरह के हमारे यहाँ है, तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसी कादावर शख्सियत के जाने से यकीनन नुकसान होता है। इम्तियाज़ गुल साहब, ज़रा थोड़ी सी बात, अब ये चूँकि मौका भी है, इस पर कर लेते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ क्या रहा। अपोजिशन तनकीद करती है और बड़ा खुलकर वो कहते हैं कि आपने कश्मीर का सौदा कर दिया इस मौजूदा हुकूमत ने। इमरान खान साहब पर ये बात की जाती है। अभी जिस तरह जावेद राना साहब ने भी कहा कि हमारे पास कोई क्लैरिटी है कि हमने करना क्या है, हम बड़े चार्ज थे, हम बड़ा गैदर होना शुरू हुए पार्लियामेंट के सामने, हमने कहा हम हर जुम्मे को गैदर होंगे, फिर मुल्कों के दौरे होंगे, फिर हम सारी चीज़ें एक एक करके भूलते गए और बहुत जल्दी भूल गए। कुछ साल गुजरे होते तो हम भूल जाते, एक और बात थी। तो ये पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ क्या है, कुछ समझ है हमें इस मामले पर, या क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी? देखिए, जो लोग समझना चाहते हैं मेरा ख्याल है उनके वो बहुत वाज़ेह हैं। अपोजिशन तो कहती रहती है उनका कारोबार ही यही है कि हुकूमत से इख्तिलाफ करना, लेकिन जो दानिश्वर हल्के हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनको तो मेरा ख्याल है वो तो बड़ी वजाहत के साथ उनको पता होना चाहिए
कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं है। भारत जो मर्जी करता रहे, पाकिस्तान सिर्फ सियासी तौर पे सफारती सतह पे ही एहतजाज कर सकता है। अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की, बल्कि मुस्लिम लीग की हुकूमत होती तो मोदी को तो इन्होंने घर पे बुला लिया था, और तो शायद अगर हुकूमत में होते तो कुछ अरसा और तो उस वक्त कश्मीर का कुछ और नक्शा होता। उनको फिर मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त फिर ये क्या इल्ज़ाम लगाते। तो इसलिए हमें बड़ी सोच समझ के ये बात करनी चाहिए कि बैनुल-अक़वामी हालात किसी भी तरीके से पाकिस्तान के हक में नहीं है, और उतने ही वो इंडिया के हक में हैं। जितनी बड़ी कुव्वतें हैं वो मुआशी मफादात की वजह से भारत के साथ हैं। लिहाजा ये जो शोर शराबा है सतही किस्म का, ये हमें इससे गुरेज करना चाहिए और हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना चाहिए कि आया पाकिस्तान इस पर असरअंदाज हो सकता है। नहीं, मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत पे असरअंदाज नहीं हो सकता है। और हमें ये अलबत्ता ज़रूर करना चाहिए कि कश्मीरी जो मांगते हैं उनके हक के लिए आवाज़ मुसलसल उठाते रहना चाहिए। बिल्कुल सही मुजाहिद बरेलवी साहब, जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान शायद सिफारती सतह पे एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, तो हमने क्या वो कर लिया? हमने तो सिफारती सतह पे भी कोई ख़ास एहतजाज नहीं किया, हमने तो कोई मुकदमा ही नहीं लड़ा। देखिए ये एक हसास मौजू है, और जैसे मैंने कहा कि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर कंट्रोवर्शियल बात निकलेगी। आप अगर इसको ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का इसलिए बने हिस्सा कि वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान का इसलिए ना हिस्सा बने कि वो हिंदू है और ये मुसलमान है। कश्मीरियों की जेन्युइन मूवमेंट, चाहे वो वहाँ पर अक़लियतें थीं या मुसलमान थे या हिंदू थे, वो सब आज़ादी चाहते थे। और जो शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त अगर उन्होंने बनाई थी एक गवर्नमेंट, तो उसमें हिंदू भी थे। लेकिन अगर इस्लामी मुल्कों का देखें तो अभी आपने देखा लास्ट सितंबर में हम उन 16 मुल्कों से एक सिक्योरिटी काउंसिल के लिए करारदाद मजम्मत तो पास नहीं करा सके। यानी आप इसीलिए मैं कह रहा था कि कौमी आज़ादी की तहरीक को कौमी आज़ादी रहने देते, अगर आप उसको एक मजहबी और जुनूनियों के हवाले करेंगे तो फिर जो आजकल जो है सारी दुनिया में, बहरहाल ये जो अब तो खैर अगर तालिबान पे आएंगे तो मैं बात करूंगा कि आज हम सब भूल गए कि ये जो तालिबान बैठे हैं इन्होंने 86 खुदकश हमले करके हज़ारों हमारे लोगों को मारा। अब मैं अगर इस वक्त ये जिक्र करूँगा तो इस वक्त मुनासिब नहीं लगेगा ना, लेकिन ये हकीकत है ना। ये तो आज जो ये पगड़ियाँ बांधे चमकते चेहरे के साथ जो है अमन की बातें कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या हमारी ईंट से ईंट नहीं बजाई? अब अगर आप बात करें ये भी करूँ, इसीलिए मेरा ये कहना था कि कश्मीर की जो तहरीक थी और अगर उसकी क़यादत भी उसका एक रोल रहा, उस पर जब गुफ्तगू होगी तो कंट्रोवर्शियल भी कल भी बात आएगी। यानी उनके कतई तौर पर ये नहीं कि गिलानी साहब या बाकी लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है या अजमत है उस पर हफ़गीरी की जाए, लेकिन हमारे वज़ारत ख़ारिजा के बाबुओं ने क्या करा बताइए ना। यही तो सवाल है। यही जो मैं अब कह रहा था कि हम एक सलामती काउंसिल जहाँ मुस्लिम ममालिक बैठे थे, वो मज़म्मत की करारदाद लाने के लिए तैयार नहीं थे। कश्मीर कॉज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन तो छोड़ें यूएन और दीगर जगह पे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जावेद रान साहब, आप क्या समझते हैं क्यों आखिर ऐसा ये रवैया रहा और क्यों वज़ीर ख़ारजा शामिल कुरैशी साहब से भी बड़ी उम्मीदें थीं, गो के मामलात दुनिया के भी बदले, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से इस इशू को लाइव तो रखा जा सकता था, वो क्यों नहीं किया गया? और इसका सवाल तो इस हुकूमत से बनता है। देखिए, बात यह है कि जब तक कश्मीर के अंदर ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं होगी, मज़ामत नहीं होगी, आपको डिप्लोमेटिकली कोई लेवरेज नहीं मिलेगा। ये हमने गुज़श्ता 50, 60, 70 साल से यही कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी आर्म रेजिस्टेंस भी हुई हैं, नाकाम भी हुई हैं, किसी दर्जे में एक मोमेंटम भी बना। लेकिन देखें, वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। The world politics is driven by hard geostrategic realities. Diplomacy at the end of the day जो है is a tool of the weakness.
वो आप अगर वीक पोजीशन पे हैं तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर आप मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं इंटरनेशनली डिक्टेट करवा सकते हैं। मैं अफगानिस्तान की इसलिए मिसाल नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आज अगर तालिबान अपनी डिप्लोमेसी सर तालिबान पे हम आएंगे सर, मैं उस तरफ आऊँगा थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए। अगर वो डिप्लोमेसी में कामयाब हुए हैं तो उसके पीछे उनकी एक मिलिट्री विक्ट्री है, ग्राउंड रियलिटी जो है बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दी थी। देखिए इसी तरह कश्मीर के अंदर जो उनकी इंडिजिनस आर्म्ड स्ट्रगल है उसको हम टेररिज्म कहते रहे हैं। अगर हम टेररिज्म का नाम इसी तरह लेते रहेंगे जिस तरह उसकी जो डेफिनेशन है वो अमेरिकन्स करेंगे, उस डेफिनेशन को हम यहाँ पे प्रोपोगेट करेंगे, उसका एक नैरेटिव बिल्डअप करेंगे और एक डिफीटेस्ट माइंडसेट को के साथ चलेंगे कि चूंकि इंटरनेशनली चीज़ें बदल नहीं सकती इसलिए हमें एहतजाज और माजरत खाना रवैया जो है जारी रखना चाहिए। देखिए हमने क्या कर लिया, हमने शुरू में क्या कहा कश्मीरियों को कि हम खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेंगे। देखिए ये जो साबका वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कहा कि कश्मीर की माएँ और बहनें देखती हैं कि पाकिस्तान फौज किधर है। बात यह है कि या तो आप अपना इस लेवल के ऊपर बातें ना करेंगे, खून के आखिरी कतरे तक जो है हम जंग लड़ेंगे। अगर आप नहीं लड़ सकते, जो कि आपने नहीं लड़नी और स्ट्रेटेजिकली बड़े मुश्किल बात है ये करना कि नहीं लड़नी चाहिए, तो फिर आपको ये बातें कहने की क्या ज़रूरत है। आप इस लेवल के ऊपर जब आप बातें करेंगे तो कश्मीर के अंदर मायूसी आएगी और फिर हम और साथ उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे सैयद अली गिलानी साहब को कि उनका ये एक मिलिट्रिस्टिक माइंडसेट था या अप्रोच थी। आप देखें हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि डिप्लोमेटिकली हम ये कर दें वो कर दें, आपकी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया भर के लिए और हम उस सिचुएशन को डिप्लोमेसी से चेंज नहीं कर सकते। जब तक कश्मीरियों ने असला नहीं उठाएंगे अपने हक के लिए वो नहीं लड़ेंगे, कश्मीर का मसला जो है सॉल्व नहीं होगा। दूसरी सूरत ये होगी कि हिंदुस्तान अंदर से इतना टूट फूट का शिकार हो जाए कि कश्मीर उनके लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी बन जाए, तो एक तब उसी ऐसी सूरत हाल में कोई हल निकल आता है। अभी जो हम बातें कर रहे, मेरा ख्याल ये है कि इट इज जस्ट फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। इंटेलेक्चुअली आप जितनी मर्जी आप उसको अपना एक्सरसाइज मेंटली कर लें, लेकिन इसका अलावा कोई हल नहीं निकलेगा। ये मेरी बात आप याद कर लेंगे। बिल्कुल सही सर, पॉइंट टेकन जावेद राना साहब। मैं जरा आगे बढ़ना चाहूँगा, अगले मामले पर आते हैं। इस वक्त लेट्स होप कि चूँकि नौजवान नस्ल भी इस तहरीक में अपना खून दे रही है और बुरहान वानी उसकी एक ताज़ा मिसाल हैं जो कि वहाँ पर हीरो बन के उभरे, तो यकीनन ये जिद्दोजहद तो कश्मीरियों की आइदर वेज नहीं रुकेगी और उम्मीद करते हैं कि वन वे और अनदर उनको आज़ादी ज़रूर मिले। आगे बढ़ते हुए ज़रा इम्तियाज़ गुल साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बग़ैर हुकूमत ये चाहती है कि हम हर सूरत ये काम करेंगे। क्या समझते हैं कि कितना मसला इससे पैदा होगा कि अगर तमाम अपोजिशन की जमातें मुत्तफ़िक नहीं हैं, आपने उन्हें एतमाद में नहीं लिया है और आप इस तरह से इलेक्शंस में 2023 के चले जाते हैं, फिर क्या एक सूरत हाल बनेगी? हाउ डू यू सी इट? अगर अपोजिशन में ना मानू की जिद पे कायम रही तो फिर जाहिर है उनको एतमाद में लिए बगैर ये मशीन नया निज़ाम राइज करना होगा। और ये वो निज़ाम है जो दुनिया भर में राइज है, तो सिर्फ पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे ये मशीनें मुतारिफ हो रही हैं। सारी दुनिया में यही कुछ हो रहा है। अब अगर ट्रांसपेरेंसी बहाल करनी है, ट्रांसपेरेंसी हमने रखनी है, लोगों का एतमाद बहाल करना है, तो मेरा ख्याल है जो दुनिया भर में मुरवजा तरीके हैं उसको फॉलो करने में कोई हमें मसला नहीं होना चाहिए। बाकी अपोजिशन वाले मेरा ख्याल है बादशाह हैं, वो तो उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जिससे आज तक इत्तेफाक किया है गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान, वो तो हर मामले को उन्होंने उसको अपने एक मखसूस ज़ाविये से इंटरप्रेट किया है। तो बड़े एक अफसोस की बात है कि जो कोई मिनिमम किस्म के बुनियादी नौयत के मसाइल हैं उस पर भी वो इत्तेफाक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर मैं अफसोस के सिवा इंसान क्या कह सकता है। लेकिन गुल साहब RTS सिस्टम आपने देखा बैठा और उस पर कितनी बात हुई। वो भाई साहब वो पुरानी बात हो गई यार, उसमें
दुनिया भर में जो सिस्टम है हम उसकी बात करें, आरटीएस और आरटीएस वो हो गया, अब हम वो मतलब लेके बैठे अगले 10 साल तक उसी का मातम करते रहेंगे कि आरटीएस बैठ गया था। इसमें अगर एक नया निज़ाम आ जाता है जिसके जरिए आप फौरी तौर पर आपकी वोटिंग काउंट भी हो जाती है, 2-2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ता है, तो उसमें क्या माजी में जो गलतियां हुई है जरूरी है कि उसको लेके हम मातम करते रहें उसका? मुजाहिद बरेली साहब, आप समझते हैं कि ये हो सकेगा और ये डूएबल है और इतनी कैपेसिटी है हमारे पास कि हम इतना जल्दी इसको बना के 2023 में गांव-गांव गली-गली इसको पहुंचाएंगे जहां पर फिर इंतखाबात होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हो रहे होंगे? इज़ इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? मेरे ख्याल में इम्तियाज़ गुल साहब ने वजह तौर पर सही कहा कि जब सारी दुनिया में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, अमलन उसको एक्सेप्ट किया गया है, और वजह यह है कि हमारे यहाँ जो फ़ायदा उठाते रहे हैं, मुझे एक मुस्तनद जो है अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि जो भी हल्का होता है उसके 30% वोटों का पता ही नहीं होता, वो वोट से बाहर होते हैं, वो वफ़ात उनकी हो जाती है, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता, और अमूमन इन लोगों को वो जो बहुत ज़हीन व फित्तीन किस्म के जो एक होते हैं लोग, इन उम्मीदवारों के जो रवायती लोग हैं, वो इस 30% वोट को इस्तेमाल करते हैं और ये 15% आमतौर पर इधर या उधर हो जाएं तो आप देखते हैं कि किस तरह फ़र्क पड़ता है। फिर सबसे बढ़कर ये बात है कि जो पाकिस्तान में, क्योंकि वो मसला ये है कि किसी को भैंस और गाय अगर निशान मिल जाए तो फ़र्क नहीं बदलता, ख़ासतौर पर ख़वातीन को। और ये आपने अमूमन देखा होगा कि जो रिजेक्टेड वोट है, खैर वो तो अफसोसनाक बात यह है कि जो सेनेट में भी लोग पहुंच जाते हैं, इस बार आपने देखा होगा रिजेक्टेड वोट जीतने वाले वोट से ज़्यादा थे गालिबन, जो अगर कौमी असम्बली में देखा गया, क्योंकि उन्होंने डबल निशान लगा दिए थे। तो हमारे यहाँ अव्वल तो ओवरऑल वोट का कम है, और दूसरे रिजेक्ट वोट जो है चैलेंज बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। अब एक जो सिस्टम है मशीन का, वो सबके लिए एक होगा, वो सब लोग बैठे होंगे उसको, वो उसमें कैसे कोई मैनिपुलेट कर सकेगा? मसलन अगर पंखा जल रहा है तो ये तो नहीं है कि मुझ पर पंखे की हवा आए और आप पर नहीं आए। ये तो नहीं हो सकता कि स्क्रीन पे तो आप नज़र आए और मैं नज़र ना आऊँ। मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत जो है इस मशीन के ज़रिए मैनिपुलेट करके इलेक्शन को चोरी कर देगी। और इनका कौन सा अच्छा रिकॉर्ड रहा है शरीफों का, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और बरेली साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है, उसके बारे में क्या राय होगी? जो है वो करते रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक देना है, उसके बारे में क्या राय होगी? तो ये बहुत सारे इशू हैं। तो वो उनका सॉरी टू से, अगर जो लोग 5 साल से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैंने तो उनको ये देखा, उनकी पहले वो ब्रिटिश या अमेरिकन होते हैं, फिर मुसलमान होते हैं, थर्ड पाकिस्तानी होते हैं। और वो भी इसलिए होते हैं कि अगर उनका रिश्तेदार भाई बहन यहाँ हो। जो ओवरसीज़ वाले वहाँ, अब तो हमारे बरतानिया में देखें कितने जो है लोग जो हैं वो ब्रिटिश नवाज इस वक्त MP बने हुए हैं। अमेरिका में लोग जीत रहे हैं, कनाडा में जीत रहा है। वो पुरानी पीढ़ी चली गई, जो पुरानी, अब जो नई जनरेशन है उसको तो जो पिछले 40-50 साल के वो लोग हैं जो वहाँ पैदा हुए, वोट उनका हुआ, तो उन ओवरसीज़ का यहाँ क्यों, किस लिए दिया जाए उनको वो भाई हक? वो है वहाँ पर डुअल नेशनलिटी का मसला हमेशा एक कंट्रोवर्शियल रहा है। मैं नहीं समझता कि ओवरसीज़ ये वहाँ रहने वालों को कोई वोटिंग का राइट होना चाहिए। हाँ, कुछ 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग बूढ़े लोग हों उनके बात और है, लेकिन जो बॉर्न ब्रिटिशर है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, ये उस मुल्क के, उनको तो कतई वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। जावेद राना साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये क्या अपोजिशन मैं ना मानूं की ज़िद पे है, या हुकूमत ने भी उस तरह से किसी मामले पर अपोजिशन को साथ चलाने की कोशिश ही नहीं की? देखिए, ये मामला प्योरली एक तकनीकी मामला है, ये सियासी मामला नहीं है। और जो सियासतदान इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हुकूमत ये करेगी वो करेगी, उसकी बुनियादी वजह ज़ाहिर एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शकुक शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, और उसकी बड़ी जेन्युइन रीजंस हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस मुल्क में तुम्हारे टेलीविज़न पे जो चीज़ की डिबेट की ज़रूरत है वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर करनी चाहिए कि जो इस सॉफ्टवेयर का फर्मवेयर है, क्या उसके अंदर इतनी मैनिपुलेशंस हो सकती हैं कि वो 3 से 4 हज़ार वोट को आगे पीछे कर लें? क्योंकि ये एक एलिगेशंस आ रहा है कि इस
जो फर्मवेयर के जरिए ये चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन जो इम्तियाज़ साहब ने बात फरमाई, बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ तो एक अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ द अपोजिशन है। अब दुनिया जिस तरफ जा रही है, हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो चुकी है, आप हर चीज़ कंप्यूटराइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। आप पुराने तरीक़ों से आप वोटिंग के सिलसिले में रहना चाहते हैं, मुझे इस बात की तो कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन जो बुनियादी बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये कि जो इस वोटिंग मशीन का जो फर्मवेयर है, सॉफ्टवेयर का जो फर्मवेयर है, उसके ऊपर बहुत डिबेट होनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े डिवाइसेस होती हैं वो फर्मवेयर से चल रहे होते हैं, और बहुत सारी माजी में एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आवाम को ये बात करता चलूँ कि हमारे बहुत सारे जो कुछ चंद साल पहले कंट्रोवर्सी चली थी कि यहाँ पे स्पाइंग की गई है इंटरनेट कंपनीज के ज़रिए, क्योंकि जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके फर्मवेयर में बैकएंड पे डेटा जो है पहुँचाया जा रहा था। तो ऐसी अप्रीहेंशंस मौजूद हैं, लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन इज़ डूइंग ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ द ऑपोजिशन, बट एट द सेम टाइम उनको समझ नहीं आ रही कि ये तकनीकी मामला है और उनके पास ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट को टेक्निकली टेक ऑन कर सके। अगर वो टेक्निकली गवर्नमेंट को टेक ऑन नहीं कर पा रहे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन की या तो ये मैं माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जहालत है, या फिर उनका ख्याल ये है कि इस तरह से उनको आने वाले इलेक्शन में अगर ये हो जाता है तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा। और उसकी एक बुनियादी वजह जो है ओवरसीज़ वोटिंग जो है वो ज़्यादातर उसमें पीटीआई की ज़्यादा है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने राइटली सेट। जावेद साहब पॉइंट आ गया, एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर एक कमेंट हम सिर्फ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर लेंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। कुछ बात अब अफ़गानिस्तान पर और एक कमेंट में ले सकूंगा। इम्तियाज़ गुल साहब कैसे देख रहे हैं इस वक्त अब नई हुकूमत का क़याम जो है उसका ऐलान, और फिर बेतहाशा चैलेंजेस जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं, ये किस तरफ सारी की सारी सूरत हाल जा रही है? हाउ डू यू सी इट? तो देखिए, पहले हुकूमत का ऐलान होने दें, पता चले कि उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा मुस्तकबिल की इक़्तिसादी मामलात का, सियासी इस्तेहकाम का दारोमदार नई हुकूमत की कंपोजिशन पे होगा कि उसमें कौन कौन शामिल है। अब सबसे बड़ा मसला अफगान अवाम के अंदर खुद को काबिल कबूल करने वाला चैलेंज है अफगान तालिबान के लिए। तो अगर तो उन्होंने ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जो पिछली हुकूमत में भी थे, जिनकी इज्जत भी है पब्लिक लाइफ में, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत सारे जो फिर मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसला है या सियासी इस्तेहकाम का है, वो उतने बड़े चैलेंजेस नहीं होंगे। जो वादे तालिबान कर रहे हैं, अगर उन्होंने उस पर अमल दरामद कर लिया, जो वादे उन्होंने अपने अवाम से और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से किए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। और सर, ये जो पंजशेर का मामला है, ये कितना मुश्किल हो सकता है कि आप समझते हैं कोई ब्रेक थ्रू इसमें मिल जाएगा तालिबान को? क्योंकि बज़ाहिर अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो भी लोग प्रॉक्सी बन के किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि वक्त ख़त्म हो गया है। वक्त का धारा जो है इस वक्त तालिबान और उनके तमाम हम ख्याल अफगान दोस्तों के और रहनुमाओं के पास है। तो पंजशेर वाले अगर किसी की अपनी नौकरी कर रहे हैं, किसी का नमक वो हलाल कर रहे हैं, तो कुछ अरसे के लिए शायद कर लेंगे, लेकिन 99% इलाके पे इस वक्त तालिबान और उनके हम ख्याल कमांडरों का, रहनुमाओं का कब्जा है, लिहाजा वो उनसे बहुत ज़्यादा कुछ उनको हासिल नहीं हो सकेगा वहाँ। राइटली सेट। जावेद राना साहब, आपकी क्या राय है? और जो बड़े चैलेंजेस हैं जिनमें इकॉनमी है, जिनमें फूड सिक्योरिटी है, मेडिसिन हैं, इनकी शॉर्टेज, और ऑलरेडी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कब तक ये सूरत हाल बन जाएगी, किस तरह से और किस हद तक मुमकिन होगा इनसे डील करना तालिबान के लिए, या एक मुश्किल सूरत हाल बनेगी?
मेरा ख्याल मईशत का उनको सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनका ऐसा सच कोई तजर्बा नहीं है। वो सियासी तौर पे और मजहबी तौर पे चीज़ों को बेहतर समझते हैं, अमन कायम कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सूनर और लेटर आप देखेंगे कि जो यूरोप और अमेरिका और बाकी सारे मुल्क जो हैं, उनकी अभी ये मजबूरी बन जाएगी कि इनको रिकग्नाइज भी किया जाए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी तादाद में अफ़गान महाजिरीन को वो ले सकें। और ज़्यादातर जो जाने वाले लोग जो उधर हैं वो आई वुड कॉल इट एज ए इकनॉमिक माइग्रेशन। अफ़गानिस्तान के अंदर 70% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसलिए ये अगर किसी भी मुल्क में अगर अमेरिका अपना जहाज़ 2-4 पार कर दे और कह दे जी कि जिसने जाना है तो चले जाएं, तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर कोई खौफ है तालिबान का। ये वो एक मगरब ज़्यादा एक बहुत सही अकली सी माइनॉरिटी है काबुल के अंदर, कुछ इलाकों में ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर बनाया था अमेरिका ने। ये उनके रेमिनेंट्स हैं जो अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं या जिनके जो इकनॉमिकली जिनके लिए एक मौका है कि वो जा सकें। तो जो बुनियादी बात ये है कि मेरा ख्याल ये है कि मगरब के अंदर भी इस बात का अब ये शऊर पाया जाता है कि देखें अगर तालिबान को आपने इंगेज ना किया तो यहाँ पे दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को जगह मिलेगी। इसलिए बेहतर ये है कि इनको इंगेज किया जाए, इनको इकनॉमिकली जो है स्टेबलाइज किया जाए। मेरा ख्याल ये है कि एज ए फेट अकॉम्पली के तौर पे तमाम ममालिक ने अब इस बात की तरफ आते जा रहे हैं कि तालिबान एक रियलिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर, इनके साथ उनको डील करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद महीनों के बाद चीज़ें स्टेबलाइजेशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। फौरी तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बैंक्स को खोला जाए, उनकी करेंसी का क्राइसिस जो है वहाँ पे ना हो, फूड शॉर्टेज की जो है मसला ना बने, सप्लाई लाइन जो है वो जाती रहे। पाकिस्तान जितना कर सकता है बड़ा कोऑपरेट कर रहा है, हमारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं, सप्लाई लाइन इस तरफ से जा रही है। और जितनी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर महाजरीन आ रही है, बिल्कुल गलत बात है। 20 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना रूटीन में जो यहाँ पे हमारे क्रॉसिंग पॉइंट्स है उनसे बिल्कुल सही जावेद राना साहब, पॉइंट आ गया सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।